हाय दोस्तों, मैं आलोक कुमार आज एक बुक की समरी लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। बुक का नाम है फील द फियर एंड डू इट एनीवे, जिसके राइटर हैं सुसैन जैफर। आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से और उन चीज़ों को हासिल करने से दूर कर रही है जो आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक जगह अटक गए हैं जहाँ से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते? अगर हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, बस एक शब्द है जो आप पर इतना बोझ डालता जा रहा है। ये हमारे साथ हर जगह मौजूद होता है। जब तक हम उसे गहराई से महसूस नहीं करते, तब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो मौजूद है। और वो खतरनाक शब्द है फियर, यानी डर। इस समरी में आप सीखेंगे कि डर की पहचान कैसे करें और ये हमारी ज़िंदगी पर क्या क्या असर डालता है। आप डर का सामना करना है और उसे कंट्रोल करना भी सीखेंगे। डर के कारण जो चीज़ें आपसे छूट रही हैं, आप उसे भी एक्सपीरियंस करना सीख जाएंगे। इस समरी के अंत तक आप खुद को पर्पस, मीनिंग और प्यार के साथ एक अलग अंदाज में देखने लगेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और आप देखेंगे कि जिन चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, उन्हें एक्सेप्ट करने से कितना फ़र्क पड़ता है। डर ही वो कारण है जिसकी वजह से हम उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं। ज़िंदगी अपनी प्लेट में हमें क्या कुछ सर्व करती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर वो कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस भी हुआ, तो हम उसे सहने लायक तो बना ही सकते हैं। तो आइए पहले डर को समझते हैं। डर के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 वो चीज़ें हैं जो सच में होती हैं, जिसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेवल 2 में ईगो जैसे इमोशन शामिल होते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, इमेज खराब होने का डर और असहाय महसूस करना। लेवल 3 है सबसे बड़ा डर, जिसमें ये सोच आ जाती है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। आप फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए आपको कभी भी बिना कोशिश किए नहीं कहना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करने से और अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आइए इस कहानी से इसे समझते हैं। एक आदमी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। रह रह कर उसे बस अपनी माँ का ख्याल आने लगा। जब भी वो घर से कहीं बाहर जाता, तो उसकी माँ कहती, बेटा अपना ध्यान रखना। वो आदमी सोचने लगा, इन सिंपल से शब्दों में 2 मैसेज छुपे हुए हैं। पहला कि ये दुनिया सेफ नहीं, डेंजरस है, और दूसरा, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त वो आदमी एक नादान बच्चा होने के कारण कभी इसका सही मीनिंग समझ ही नहीं पाया। उसकी माँ सिर्फ इस बात से चिंतित थी कि अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता है, तो वो उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगी। इसी तरह सालों बीत गया। बच्चा अब बड़ा हो गया था, लेकिन अब भी बाहर जाते समय उसकी माँ उसे कहती, बेटा सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। बड़े और मैच्योर होने के बाद जाकर वो अपनी माँ की बातों की गहराई को समझ पाया। असल में वो ये कहना चाहती थी कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो खुद को संभाल नहीं पाएंगी और टूट जाएंगी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई।
उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करवाया गया। एक मेजर ऑपरेशन के बाद जब वो आदमी अपनी माँ से मिलने गया तो उनके नाक और गले में पाइप लगी हुई थी। बिना ये जाने कि वो सच में उसे सुन पा रही हैं या नहीं, वो झुका और अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मुझे छोटा सा काम है और मैं अभी वापस आता हूँ। दरवाजे के पास पहुँचने पर उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, अपना ध्यान रखना बेटा। ये सुनकर उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो सोचने लगा, मैं तो शायद गिन भी नहीं सकता कि इतने सालों में माँ ने यह बात कितनी बार कही। एक सच जो कभी बदलने वाला नहीं, वो ये है कि ये जो हमारा डर है ना, वो कभी भी पूरा ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी पर कितना असर डालता है आप उसे ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। डर को शांत और काबू में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नई सिचुएशन में दोबारा लौटकर आ जाता है। ये एक साइकिल की तरह है जो फिर से शुरू हो जाएगा जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। जो लोग एंटरटेनमेंट और पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो भी इस डर को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, हम सभी इस डर को महसूस करते हैं। इसीलिए वो चीज़ें करना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकते हैं। एक औरत थी जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक होने से पहले वो हर चीज़ के लिए अपने पति पर डिपेंड थी। तलाक के बाद उस औरत के पास नई चीज़ों को सीखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उसे बाहर निकलकर कभी दुनिया का सामना करने की ज़रूरत पड़ी थी। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने चीज़ों को बीच में छोड़ा नहीं। वो नई चीज़ें सीखने लगी। इस वजह से धीरे धीरे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। हर दिन उसने कुछ नया सीखा। अपने दम पर प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी ने उसके डर को कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी वो कुछ नया एक्सपीरियंस करती तो वो डर लौट आता था। लेकिन उसकी खासियत यही थी कि वो अपने डर से डर कर पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो भागना बंद नहीं करेगी तब तक ये डर उसे भगाना बंद नहीं करेगा। तो उसने सोचा कि अगर किसी को भगाना ही है तो क्यों न डर को भगाया जाए। इस तरह एक बार एक मेयर थे जो टॉप डांस सीखना चाहते थे। एक पब्लिक इवेंट के लिए था जिसमें उन्हें एक ब्रॉडवे कास्ट के साथ परफॉर्म करना था। यूँ तो मेयर को हजारों लोगों के सामने स्पीच देने की आदत थी और उन्हें ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते थे जिसका असर हजारों लोगों पर पड़ता है। लेकिन डांस के मामले में वो ज़रा अनाड़ी थे और उन्हें टैप डांस सीखने में डर लग रहा था। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने इसे ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि नई चीज़ें सीखते वक्त डर लगना बिल्कुल नेचुरल है। हिम्मत कर उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेयर का डर धीरे धीरे कम होने लगा और उनमें कॉन्फिडेंस आने लगा। उन्होंने सोचा, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं इसे संभाल लूँगा। एक एक कर दिन बीत रहे थे और आखिर इवेंट का दिन आया। मेयर ने परफेक्ट डांस करने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बस दिल खोल कर डांस किया। लोगों को उनका परफॉर्मेंस बेहद पसंद आया और सभी ने उनके लिए खूब तालियां बजाई। सच तो ये है कि हम सभी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर
डर को ज़रूर महसूस करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, अपने डर को एक्सेप्ट कर आप उसे हरा सकते हो। लाइफ में रिस्क लेना आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। हर स्टेप्स के साथ कॉन्फिडेंस हासिल करना आपको डर के मौजूद होने के बावजूद दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। हम सब के अंदर पावर होती है और किसी भी सिचुएशन में जब हम डरे हुए हों तो हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उस पावर को यूज कर सकते हैं। पावर का मतलब लोगों पर रौब जमाना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो आपकी खुशी को कंट्रोल करने की एबिलिटी और आप जिस तरह अपनी लाइफ जीते हैं उस बारे में है। आइए कहानी से इसे समझते हैं। एक औरत को पता चला कि उसके पति को कैंसर हो गया था। इस खबर ने उन दोनों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो औरत इतना डर गई थी कि उसने सिचुएशन को संभालने की अपनी पावर ही खो दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने नई चीज़ें सीखी। अब वो इस नए सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखने लगी। उसने महसूस किया कि ऐसे कई लोग हैं जो उनकी और उसके पति की परवाह करते हैं। हर दिन लड़ने झगड़ने के बावजूद उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगा था। उस औरत ने गुस्से और कड़वाहट की भावना को खुद से दूर कर दिया। वो अब स्ट्रेस महसूस नहीं करती थी। किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। एक एक करके दोनों पति पत्नी ने अपने अंदर की हर निगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाया और अपने अंदर की पावर को खोजा। समय के साथ उस आदमी की सेहत बेहतर होने लगी। इतना ही नहीं, अब वो दोनों साथ मिलकर दूसरे कैंसर पेशेंट्स की मदद करने में लग गए। अंत में आपका विल पावर आपकी कमजोरी को हरा देता है। आप जितना प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे आप उतने ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। हम में से कई लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते। अपने एक्शन के लिए वो हमेशा दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लें। एक असहाय और विक्टिम बनकर अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष ना दें। इसका कंट्रोल अपने हाथों में लें, क्योंकि अपने हर एक्शन और उसके रिजल्ट के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। याद रखें कि आज आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब आप एक विक्टिम की सोच नहीं रखते तब डर आप पर नहीं बल्कि आप डर पर हावी होने लगते हैं। जिम्मेदारी लेने का एक और मतलब अपने मन में चल रहे हजारों थॉट्स को हैंडल करना भी है। ये थॉट्स आपके मन को निगेटिविटी से भरकर आपको खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को समझना कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और उसे अचीव करने के लिए एक्शन लेना, ये भी जिम्मेदारी लेने का ही एक हिस्सा है। आप अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। आइए इसे कहानी से समझते हैं। एडवर्ड एक अमीर आदमी था जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी हर दिन वो लगातार चिंता में डूबा रहता था। वो इतना परेशान रहने लगा कि लोगों ने उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी, लेकिन एडवर्ड ने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में जो लोग थे उन्हें बदलने की ज़रूरत थी। वो हमेशा शिकायत करता, काश मेरी वाइफ मुझे ज़्यादा समझती, काश मेरा बॉस मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होता तो मैं चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती और मैं इतना परेशान नहीं होता। एडवर्ड को यकीन था कि उसे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोग गलत हैं, वो नहीं। एडवर्ड एक ऐसे आदमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो दूसरों को दोष देकर खुद को अपनी एक विक्टिम समझता है। अब आइए टोनी की बात करते हैं। टोनी के पास एक अच्छी खासी जॉब थी,
लेकिन वो खुद को वहाँ फंसा हुआ समझता था। उसे अपनी जॉब छोड़कर बाकी के सभी काम ज़्यादा बेहतर लगते थे। लेकिन टोनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है और उन्हें रोज़ काम की तलाश में न जाने कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो क्या उसका शिकायत करना सही है? शिकायत करने की बजाय टोनी को बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सिर्फ इस तरह वो अपनी जॉब में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस कर सकता है। अपनी जॉब में ज़्यादा पहचान और सैलरी डिमांड करने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सच में उसके लायक हैं? क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप एक एक्सीलेंट एम्प्लॉई हैं? अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये भी जिम्मेदारी लेने का एक तरीका है। इसे हम केविन की कहानी से सीख सकते हैं। केविन को अपनी वाइफ और परिवार से अलग हुए 5 साल हो गए थे। उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी जिसे वो पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और बच्चों को बताया नहीं था कि वो तलाक चाहता था। एक दिन उस लड़की ने केविन को धमकी दी कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। केविन इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसका मन नेगेटिव बातों से भरने लगा। वो तरह तरह की बातें सोचने लगा, जैसे अगर उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले या उसके बच्चे उससे नफरत करने लगेंगे और उससे रिश्ता तोड़ देंगे। थेरेपिस्ट की मदद से केविन को एहसास हुआ कि वो लेट गो करने से डर रहा था। उसने महसूस किया उसके लिए उसकी वाइफ और बच्चे ही घर वापस आने का कारण थे। वो उसके अपने थे और वो इस कनेक्शन को खोने से डर रहा था। इसी डर की वजह से केविन फंसा हुआ फील करने लगा। लाइफ में हम सभी को अपने लिए गए डिसीजन के नतीजे का सामना करना ही पड़ता है और ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारा डिसीजन सही साबित हो। इसीलिए इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर उससे सीखना चाहिए, ताकि हम एक जगह अटके ना रहें और आगे बढ़ सकें। पॉलियाना एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो हर सिचुएशन के पॉजिटिव पहलू को देखने में विश्वास करती है। पॉलियाना प्रिंसिपल की शुरुआत उसी से हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहना नासमझी और अनरियलिस्टिक है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? सच तो ये है कि किसी निगेटिव एक्सपीरियंस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना खुश रहने का उपाय है। जब आप अपने मन में चल रहे निगेटिव बातों को सुनना बंद कर देते हैं, तब आप उन्हें जीतने लगते हैं। आप में अपने डर को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि निगेटिविटी को कैसे ख़त्म किया जाए। आपके मन में चल रही आवाज़ें आपको ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो असल में मौजूद होते ही नहीं। ये आपकी पावर को एक लिमिट में रोक कर आपको डर से भर देते हैं। पॉजिटिव थॉट के साथ इन आवाज़ों से लड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप दोबारा अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और हम ऑटोमेटिकली उसे करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस पॉजिटिव थिंकिंग को एक हैबिट में बदलें। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जब आप दुखी और हारा हुआ फील करेंगे, लेकिन तब आपको दोबारा खड़े होकर लड़ना होगा। आइए इसे समझते हैं। जिन और मैरी दोनों हाउसवाइफ थी। हार्ट अटैक की वजह से दोनों के पतियों की अचानक मौत हो गई थी।
उनमें से एक ने खुद को संभाल लिया, जबकि दूसरी ने डर के सामने हार मान ली। जिन को कई लोगों ने सालों तक सांत्वना और सहानुभूति दी, लेकिन एक पॉइंट आने पर सभी लोग उसके डिप्रेस्ड मूड से तंग आने लगे। कोई भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था। जिन सोचने लगे कि अकेले होने के बाद एक औरत को वो सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। उसने ये भी मान लिया था कि उसे दोबारा कोई साथी नहीं मिलेगा और उसके पति के जाने के बाद वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। आखिर में यही जिन का सच बन गया, क्योंकि उसका एटीट्यूड और रवैया ही निगेटिव था। उसके पति बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने जितना ही पैसा उसके लिए छोड़ गए थे। जिन ने फैसला किया कि उस छोटी सी रकम से ही खुद को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके जैसे हाउसवाइफ को जॉब मिलना नामुमकिन था। जिन कई जगह इंटरव्यू भी देने गई, लेकिन उनमें ना कोई जोश था, ना कोई उमंग। वो एक सुस्त इंसान लग रही थी, जिस वजह से उसे कहीं भी हायर नहीं किया गया। जिन ने अपनी निगेटिव थिंकिंग के कारण अपने लाइफ को दुख से भर लिया था। दूसरी ओर मैरी का ज़िंदगी के प्रति एक अलग ही नज़रिया था। उसने पॉलियाना प्रिंसिपल को अप्लाई किया। उसके पति के गुजरने के बाद वो कई दिन बेहद उदास और दुखी थी, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत कर खुद को संभाला। मैरी एक ऐसी शख्स थी जो बुरे से बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव ढूंढ ही लेती थी। उसके पति ने भी उसके लिए कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ी थी, लेकिन जिनसे अलग उसने बाहर जाकर अपने दम पर पैसा कमाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसे भी जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैरी ने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। उसने चंदा इकट्ठा करने वाले एक इवेंट में अपनी मर्जी से नाम लिखवाया। हालांकि ये चैरिटी का काम था, लेकिन उसे ये काम बहुत पसंद आया, इसलिए उसने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इकट्ठा करने वाले क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। कमाल की बात तो तब हुई जब उसके पास सिलेक्शन की कॉल आई। मैरी बहुत खुश हुई। उसे इससे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। वो अब भी अपने पति को बहुत मिस करती थी, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, इसीलिए आगे तो बढ़ना ही होगा। जिस तरह एक सिक्के के दो साइड होते हैं, ठीक उसी तरह ज़िंदगी में हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मैरी ने पॉजिटिव साइड को देखना चुना, इसलिए लोग उसके साथ रहना पसंद करते थे। सब उसकी तारीफ़ करते थे कि कैसे उसने अपने दुख से बाहर निकलकर खुद को एक ब्रेव और सक्सेसफुल इंसान बना लिया था। मैरी ने एक दुखद घटना में भी हिम्मत नहीं हारी और उसे एक मौके के रूप में देखकर आगे की ओर कदम बढ़ाया। अगर मैरी ने अपने पति को खोया नहीं होता तो शायद वो कभी नहीं जान पाती कि वो अपने दम पर कितना कुछ अचीव कर सकती है। जब किसी इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है तो वो उसे पावरफुल बना देता है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्हें देखकर हमें इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम खुद को निगेटिव लोगों से दूर करने लगते हैं, क्योंकि ये निगेटिविटी बहुत जल्दी हमें अपनी चपेट में ले लेती है और हमें अपनी लाइफ में निगेटिव एनर्जी बिल्कुल आने नहीं देना चाहिए। जब कोई इंसान पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है तो वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी से भरे लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। आपकी एनर्जी जैसी होगी, आप वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको खुलकर अपनाते हों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हों और गलत होने पर आपको सही रास्ता दिखाने का जज्बा रखते हों। अगर
कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसे अनदेखा ना करें, बल्कि जल्द से जल्द उसे बात कर कर सुलझाने की कोशिश करें। डोरिस एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो इतनी शर्मीली थी कि हर दिन उसके पति को उसे क्लास तक छोड़ना पड़ता था। उसका पति भी डोरिस के लेक्चर खत्म होने तक इंतज़ार करता, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेले होने से बहुत डरती थी। अगर डोरिस को क्लास में कुछ बोलने के लिए कहा जाता तो उसे घबराहट होने लगती और पैनिक अटैक आने लगते। उसके प्रोफेसर ने इस बात को नोटिस किया। डोरिस की मदद करने के लिए उन्होंने डोरिस को पैराडॉक्सियल इंटेंशन नाम की एक टेक्निक परफॉर्म करने के लिए कहा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि डोरिस को वो काम करना होगा जिससे वो डरती थी। डोरिस इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर ने उसे इनकरेज किया। उन्होंने डोरिस से कहा कि वो पैनिक अटैक होने पर उसे रोकने की कोशिश ना करे, ताकि पूरा क्लास उसके अटैक का गवाह बन सके। लेकिन डोरिस ऐसा नहीं कर पाई। वो उस सिचुएशन में हंसने लगी, जिसे देखकर पूरा क्लास उसके साथ हंस पड़ी। बस यही डोरिस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हर हफ्ते उसमें प्रोग्रेस होता जा रहा था। जब वो अपने क्लास के दोस्तों के साथ मिलकर असाइनमेंट पर काम कर रही थी, कुछ महीनों बाद वो अकेले शॉपिंग करने लगी, यहाँ तक कि अकेले ट्रेन में ट्रेवल कर घर भी जाने लगी। एक दिन उसने अपने प्रोफेसर से कहा कि वो अपने पति की वजह से निराश थी। उसने बताया, मैं जैसे जैसे इम्प्रूव कर रही हूँ, मेरा पति मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं जब भी बाहर निकलने के लिए खुद को मेंटली तैयार करती हूँ, वो मुझे उन खतरों के बारे में बताने लगता है जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा। जब मैं उन चीज़ों के लिए सेलिब्रेट करती हूँ जो मैंने अचीव किया है, तो वो मुझे दूर होने लगता है। इससे पता चलता है कि डोरिस के पति को उसकी आदतों और एटीट्यूड में हो रहे बदलाव से खतरा महसूस हो रहा था। और डोरिस, जो कभी उस पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, अब वो अपने दम पर जीना सीखने लगी थी। दोनों ने इस प्रॉब्लम को हल करने का फैसला किया। वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते थे। अब डोरिस पहले की तरह डर डर कर नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए उसके पति ने इस बात को समझकर खुद एडजस्ट करने का वादा किया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो बस उसे खोने से डरता था। डोरिस के पति ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की। उसे कुछ वक्त लगा, लेकिन उसने आखिर ऐसा कर दिखाया। अब वो डोरिस का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया था। लाइफ में डिसीजन लेना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय में इसे आसान और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने का एक तरीका है। इस बात को हमेशा याद रखें कि ट्राई करके फेल होना कभी भी ट्राई न करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो कम से कम आप उस प्रोसेस में कुछ सीखते तो हैं। कम से कम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में पता चलता है जो काम नहीं करता। उसके बाद आप एक नया तरीका आजमा सकते हैं। बस अपने गोल पर फोकस कर डट कर लगे रहें। ये आइडिया डिसीजन लेना आसान और इफ़ेक्टिव बनाता है। लेकिन कैसे? क्योंकि कम से कम आप डर के कारण एक जगह ये सोचकर अटके तो नहीं रहेंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। फेलियर से डरो मत, क्योंकि ये सक्सेस की जर्नी का एक हिस्सा है। दुख की बात तो तब होती है जब आप कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं करते। इमेजिन कीजिए कि आप सालों तक यही सोचते रहे कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, तब आपको बाद में पछतावा होगा कि आपने एक बार कोशिश भी नहीं की। इसलिए ट्राई करना और फेल होना एक नो लॉस डिसीजन कहलाता है।
फेल होने के बावजूद भी आप अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। एलेक्स एक लॉ स्कूल का स्टूडेंट है। वो अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने उनके रास्ते पर चलने का फैसला किया और लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। 2 साल तक उसने बहुत अच्छे ग्रेड आए उसके बहुत अच्छे ग्रेड आए हैं, लेकिन फिर एलेक्स लॉ के प्रमोशन के बारे में दोबारा सोचने लगा, प्रोफेशन के बारे में दोबारा सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वो हमेशा झगड़ों और बहस के बीच में नहीं रहना चाहता था। एलेक्स लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन एक अलग तरीके से उसे लगता था कि एक लॉयर बनने के लिए वो बहुत नरम दिल था। इसलिए एलेक्स ने साइकोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। उसके पिता ने करियर बदलने के फैसले में उसे सपोर्ट कर आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वो उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएंगे। इससे एलेक्स दोबारा सोच में पड़ गया, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग खड़ा रहा। उसने लॉ स्कूल छोड़कर साइकोलॉजी के स्कूल में एडमिशन लिया। लोग उससे कहते कि उसने 2 कीमती साल यूं ही बर्बाद कर दिए, लेकिन एलेक्स को अब यकीन था कि वो लॉयर नहीं बनना चाहता था। एलेक्स ने अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और उसकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। काम के दौरान उसकी उस लड़की से मुलाकात हुई जो बाद में जाकर उसकी हमसफ़र बनी। 2 पार्ट टाइम जॉब की मदद से अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद अंत में एलेक्स को डॉक्टरेट की डिग्री मिली। इस बात पर विश्वास बनाए रखें कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें आने वाले किसी भी चैलेंज को आप हैंडल कर सकते हैं और आप अपना गोल अचीव करने में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। उस रास्ते में आपको फेलियर का भी सामना करना होगा, लेकिन हिम्मत कर दोबारा उठकर आप एक नया रास्ता आजमा सकते हैं। आपके सामने कई मौके आएंगे, बस आप में और रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। रिस्क लेकर ही आप अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। जब भी आपको डर लगे तो खुद से बस इतना कहें कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। दोस्तों, इस समरी के अंत में जो कंक्लूजन है, इस बुक में आपने सीखा कि कैसे डर हम पर हावी होकर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन एक सच ये भी है कि ये डर तो हमेशा यहाँ रहने वाला है, लेकिन अगर हमने इसे एक्सेप्ट कर सामना करना शुरू कर दिया तो हम इसे दूर कर सकते हैं। आपने यह भी जाना कि डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल उन चीज़ों के कारण होता है जो असल में हो रहा है। दूसरा लेवल हमारे मन में मौजूद थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से होता है। तीसरा लेवल सबसे बड़ा डर वो होता है जब हम कहते हैं मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। आपने ये भी समझा कि हम जब भी किसी नई सिचुएशन में होंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, बहादुर बनने की कोशिश करते हैं और रिस्क लेते हैं तो हम इस डर को हरा सकते हैं। आपने ये भी जाना कि आपके अंदर एक पावर मौजूद है, आपके डर को कंट्रोल करने का पावर। ये आपकी लाइफ और आपकी खुशियों को कंट्रोल करने का पावर है। आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बारे में भी सीखा। कभी भी दूसरों को दोष ना दें। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपके ही एक्शन का रिजल्ट है। इसलिए अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। आपने पॉलियाना प्रिंसिपल के बारे में समझा। इसे ना समझी और अनरियलिस्टिक कहना गलत होगा। ये सच्ची खुशी पाने का तरीका है। चीज़ों को पॉजिटिव पहलू को देखना सीखें। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपने लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को
अट्रैक्ट करेंगे। आपने सपोर्ट सिस्टम के इम्पोर्टेंस को भी समझा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो दयालु, खुश मिजाज और पॉजिटिव सोच रखते हों। दूसरों को समझने की कोशिश करें, तब जाकर वो भी आपको समझने लगेंगे और आपकी मदद करेंगे। आपने नो लॉस डिसीजन के बारे में भी सीखा। ये तब होता है जब आप कुछ ट्राई करने की हिम्मत दिखाते हैं, भले ही उसमें फेल क्यों ना हो जाएं, कम से कम आपने कुछ सीखा तो सही। असली फेलियर तो तब होती है जब आप कोई कदम ही नहीं उठाते। क्या अब भी आपको डर लग रहा है? उम्मीद है कि इस समरी ने आपकी कुछ मदद की होगी। डर महसूस करना गलत नहीं, हिम्मत कर आगे बढ़ें और जब भी आपको डर लगे खुद से बस इतना कहें, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इस तरह से दोस्तों यह बुक समरी समाप्त होती है।